हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, स्लोप एंड वर्क डन। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं। पहली बात तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे ना स्कूल में चैप्टर शुरू होने के बाद आए हैं, ठीक है, तो स्कूल में आपने जरूर ये टर्म सुन के रखे होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद वर्क डन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, ये टर्म्स आपने सुन के रखे होंगे। जितना आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया, अगर नहीं आया तो फिर एक बात तो गारंटीड है कि इस लेक्चर के अंदर हर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपन एकदम बेसिक से लेते हुए चलते हैं, आपका पूरा भला सोचते हुए। ठीक है, तो बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। याद रखना कोई एक टॉपिक नहीं है इसके अंदर पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, जो खुद चार तरह के होते हैं। ठीक है, वो एकदम मतलब एक ही पैटर्न पर बेस्ड है, बस तुम एक बेसिक पॉइंट जो है ना वो चारों का समझ जाना, जो कि मैं समझा दूंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है, उसके बाद अपन स्लोप की बात भी करेंगे। स्लोप वैसे अगर देखा जाए ना तो क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आता है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब जो अपने बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लग सकता है कि सर फिर हमारा क्या होगा। बेटा स्लोप में इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और एक वीडियो और मैं रिलीज करवा चुका था, जहां पर अगर आप चेक करना प्लेलिस्ट के अंदर, जहां पे मैंने डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की बात करी थी, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है लेकिन फिजिक्स में कैसे यूज होगा, मैंने उसके बारे में बात की थी। और वो वीडियो डेडिकेटेड था बेसिकली उन बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस बात से डर लगता है कि यार फिजिक्स में मैथ्स घुस गए, क्या करेंगे अपन। ठीक है, और वो उन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेटेड है जिन्होंने इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया है, डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया, लेकिन कैसे उसका प्रॉपर एप्लीकेशन होता है ना फिजिक्स में, किस तरह से काम आएगा वो समझने के लिए। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, क्लास 11 की प्लेलिस्ट में ही है। ठीक है, तो आप स्लोप से बिल्कुल मत डरना, स्लोप के बारे में हर एक चीज जो है वो मैं इसी लेक्चर के अंदर फिर से आपके लिए कवर अप कर दूंगा, ये मानते हुए कि आपने पहले वाले वीडियोस मान लो चलो नहीं भी देखे होंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ? चलिए तो बिना समय लगाए लेके चलते हैं कि पहले देखें कि भाई व्हाट इज बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर इन द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जब भी मैं आपसे जिक्र करूंगा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का तो आपके दिमाग में जो इमेज डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो इमेज डेवलप होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि यू हैव अ कंटेनर लाइक दिस। ठीक है, you have what? You have a container like this. You have a container like this. You have a piston like this. You have piston handle like this. ठीक है, तो ये पिस्टन था और वो पिस्टन हैंडल है। आई बात समझ? तो ये चीजें आपके दिमाग में पूरी क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द पिस्टन हैंडल, दिस इज द पिस्टन हैंडल। ठीक है, एंड दिस इटसेल्फ इज द पिस्टन, दिस इटसेल्फ इज द पिस्टन। ठीक है, और अंदर क्या भरी होगी? गैस। अंदर क्या भरी होगी बेटा? अंदर भरी होगी गैस। ठीक है, तो अंदर कोई सी भी गैस है, अंदर कोई सी भी गैस भरी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप दरअसल इमेजिन करना एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। और हम लोग एक बात और जानते हैं, हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या
कि क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, यार तुम्हें पता होगा, भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? दो सिस्टम्स कहलाते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में जब उनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। और हीट का ट्रांसफर कब नहीं होता है भाई? जब दो सिस्टम्स का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाता है ना, तो फिर उनके बीच में हीट का ट्रांसफर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस इज द ओनली एसेंशियल कंडीशन फॉर हीट का ट्रांसफर। अगर दो सिस्टम्स के बीच में हीट को ट्रांसफर करवाना है तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए भाई, ठीक है। एक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, एक का टेम्परेचर बहुत कम, तब जाकर के होता है यहां पर हीट का ट्रांसफर। आई बात समझ? यस सर, आगे बात समझ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ध्यान देते हुए चलना। अ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर, जब कुछ चेंजेस आ जाते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, हीट जा रही है, हीट आ रही है, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम चेंजेस विद टाइम, ठीक है। नाउ क्या है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स? मैंने वही तो कहा था कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब हीट हो गया, तो ये सब होते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, ठीक है। ये सब होते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। आगे मेरी बात समझ? ओके, अ सिस्टम कैन इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग इन सेवरल वेज। पहली बात तो क्या है कि अ सिस्टम कैन इंटरैक्ट विद सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक गर्म चाय की प्याली हो, ठीक है, मतलब कप में चाय रखी है गरम गरम। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे ये अपने पास सिस्टम हो गया, ठीक है, और जिस रूम में रखा हुआ ये अपने पास क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। अब अगर ये सिस्टम जो है, जो ये अपने पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये सराउंडिंग के साथ में कैसे करेगा इंटरैक्ट? भाई इसकी जो हीट है वो बाहर जाएगी ना, हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर बॉडी। तो जो ये गर्म चाय की प्याली है इसमें से हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस हीट के ट्रांसफर को अपन कहते हैं कि अरे सिस्टम जो है ना वो सराउंडिंग से इंटरैक्ट कर रहा है। क्या बोलते हैं इसको अपन? कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। आई मेरी बात समझ? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो अ सिस्टम कैन इंटरैक्ट विथ इट्स सराउंडिंग इन सेवरल वेज। उसके बाद द हीट एनर्जी एंड वर्क। अच्छा, यहाँ पे जब सिस्टम ना सराउंडिंग से इंटरैक्ट करता है, मतलब जब हीट ये ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे देखो हीट ट्रांसफर हो रही है, कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इन हीट और वर्क का जो पूरा फंडा है ना, इनफैक्ट हीट का, वर्क का और इंटरनल एनर्जी का जो पूरा फंडा है ना, वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कहां पे सर? ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहना, जब फर्स्ट लॉ की बारी आएगी ना तो फिर वहां पे अपन इसको एकदम शानदार तरह से पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे उसका आपको ना एक जिस्ट दे दिया गया है कि जब आप फर्स्ट लॉ की बात करेंगे ना तो वहां पे हीट आएगा, वहां पर वर्क आएगा और वहां पर आएगा इंटरनल एनर्जी। वहां पे क्या आएगा सर? इंटरनल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? ये जो मैंने बातें यहाँ पे बताई आपको, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? और ऐसे आप इमेजिन करेंगे किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, ठीक है, और उसको ना पूरा पिस्टन से पूरा मतलब पिस्टन टाइट कर दिया उसको अपन ने, फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन है ये बिल्कुल, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, निपटाएं इसको, आगे बढ़े। बिल्कुल सर। अब मैंने कहा था कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो होते हैं ना वो बेसिकली होते हैं चार तरह के, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होंगे ना बेटा, वो होंगे बेसिकली चार तरह के। एक होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, एक होगा आइसोबारिक प्रोसेस और एक होगा आइसोकोरिक, लेकिन मेरे को उससे प्यारा नाम लगता है आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, कहीं ना यहाँ पे जो आइसो है ना वो कांस्टेंट को बता रहा है कि अगर आइसो बोला मतलब कांस्टेंट है, आइसो बोला है मतलब कांस्टेंट है। कैसे? एग्जांपल देता हूँ तेरे को। आइसो बार समझ में आ रहा है? ठीक है, आइसो बार। ये आइसोबारिक प्रोसेस देख ले फिलहाल के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस देख ले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये बार लिखा है ना, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विथ प्रेशर ना यार, ये प्रेशर की यूनिट नहीं होती है बार, ठीक है। तो और यहाँ पे आइसो का मतलब समहाउ, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको कांस्टेंट मान के चलो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रेशर जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर। तो एग्जांपल के तौर पे अगर चेक करें आइसोबारिक प्रोसेस, तो वहां पे लिखा भी हुआ है कि विच अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे बोलो हाँ कि ना, ठीक है। थर्मल टेम्परेचर तो कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज द प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और बताओ अच्छे से, आइसो वॉल्यूमिक देख ले, आइसो मतलब कांस्टेंट, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑब्वियसली, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दिस अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आया समझ के नहीं आया? तो ऐसे क्या है, अपन को चमकना चाहिए, इतनी सी बात है, ठीक है, अपन को चमकना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में कितने सारे अपन जिंगल्स नहीं पढ़ते हैं, तो अब जिंगल्स पढ़ रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, मतलब वो सीधे तो अटैच
मेट तो कुछ नहीं है उसके साथ, अब तुम गाने गा रहे हो, एलिमेंट्स में कुछ अटैचमेंट सीधे तो है नहीं, बट द थिंग इज दिस की अगर वो जिंगल अपन को याद है तो वी हैव एन एक्स्ट्रा एज ना, ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो भाई जो करो, जो करने में मजा आ जाए, जिससे बस चीजें याद हो जाए, दिमाग में रह जाए, अपन लिख करके आ जाए, वो अच्छी चीज है, ठीक है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि अरे केमिस्ट्री में क्या गाने वाने गाने पड़ते हैं, अरे भाई गाने गाने पढ़ने तो क्या हो गया, काम तो अपना आसान हो रहा है ना, आई मेरी बात समझ में। मेन चीज है कि आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, है ना। अब कोई टेबल लेकर के बैठा है, उसको कुछ याद नहीं आ रहा, तो उसका तो प्रोसेस स्लो हो गया ना भाई, आया समझ की नहीं। तो यहाँ पे अपने को जिस फंडे से जो याद हो जाए वो बढ़िया होता है। तो अब आते हैं बैक टू द टॉपिक, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरह के होते हैं सर? ये होते हैं कुल मिलाकर के 4 तरह के प्रोसेस। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, और आखिरी वाला होता है आइसोकोरिक या आइसोचोरिक, मत बोलना इसको, ठीक है। दिस इज नॉट आइसोचोरिक, दिस इज आइसोकोरिक या फिर आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आपको ना यहाँ पे जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये हल्का सा ऑड वन आउट लग रहा है, कैसे? मैंने कहा था कि आइसोथर्मल होगा तो कांस्टेंट क्या होगा सर? आइसोथर्मल होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो बढ़िया, ये वाली बात पूरी जम गई थी, ठीक है। उसके बाद एडियाबेटिक वाले देखो, आइसोबारिक में क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, ये वाली बात जम गई। आइसो वॉल्यूमिक में कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाली बात जम गई। लेकिन एडियाबेटिक में क्या होता है ना, तो एडियाबेटिक का जो पूरा फंडा है वो एडियाबेटिक वॉल से अपन खींच करके लाएंगे, ठीक है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सही है, फिर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब ना एडियाबेटिक वॉल्स को जरा देखना अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में अपने पास होते हैं बेसिकली 2 तरह के वॉल्स, ठीक है। 2 तरह के वॉल्स का मतलब बेसिकली ये कौन सी वॉल्स हैं? तो ये होता है भाई 2 अलग अलग तरह के मीडियम्स को सेपरेट करने वाली वॉल्स होती हैं, ठीक है। ये जो वॉल्स होती है ना, ये 2 अलग अलग तरह के मीडियम्स को सेपरेट करने वाली वॉल्स होती हैं। तो दिस इज द सेपरेशन, this serves as the separation between 2 different mediums, ठीक है। they serve as the separation between 2 different mediums, they serve as the separation between 2 different mediums, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वॉल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है अपने पास में क्या? कंडक्टिंग वॉल्स। एक होता है अपने पास में क्या सर? कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। और कंडक्टिंग वॉल्स को कहा जाता है डायाथर्मिक वॉल्स। एक होता है अपने पास में क्या सर? कंडक्टिंग वॉल्स, और कंडक्टिंग वॉल्स को अपन कहते हैं क्या सर? डायाथर्मिक वॉल्स कहते हैं, ठीक है। और एक होता है अपने पास में क्या? इंसुलेटिंग वॉल्स। एक होता है अपने पास में क्या सर? इंसुलेटिंग वॉल्स। और इंसुलेटिंग वॉल्स को अपन कहते हैं सर एडियाबैटिक वॉल्स। इंसुलेटिंग वॉल्स को अपन कहते हैं क्या सर? एडियाबैटिक वॉल्स। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो यार कंडक्टिंग वॉल जो होते हैं ना, उसको अपन बस ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ कंडक्टिंग वॉल्स है, ऐसा बना दो एक रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। बट इफ यू हैव अ डायथर्म, इफ यू हैव अ एडियाबैटिक वॉल्स, ठीक है, तो एडियाबैटिक वॉल्स को शो करने का तरीका ऐसा होता है कि ऐसे फिर अपन जालियां लगा देते हैं, जालियां, ये लगा दी अपन ने जालियां, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा सर? ये अपने पास में बन जाएगा पूरा एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब पूरा फंडा क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि हीट का फ्लो अलाउड होता है, ठीक है, और इस वाले केस में हीट का फ्लो इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज अलाउड। इसमें से क्या होता है सर कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज अलाउड। यहाँ पे हीट जो है ना वो फ्लो कर सकती है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज अलाउड। और यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। यहाँ पे क्या होता है सर? ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। आ गई क्या मेरी बात समझ में? यस सर, आगे बात समझ में। यहाँ पे हीट का ट्रांसफर जो है वो कतई नहीं हो सकता है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर बड़े आराम से हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक भाई जो टाइप्स ऑफ वॉल्स थे ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको इस खूबसूरत सी स्लाइड से हटा करके दूसरी खूबसूरत सी स्लाइड पे लेकर के आते हैं, ठीक है। लग रही ना स्लाइड बड़ी खूबसूरत? चलें सर, ओके, डन 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 डन। जाओगी नहीं क्या? चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो चुका अपने पास में? अब एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप फिर बेसिकली एडियाबैटिक वॉल्स को यूज करते हैं, और एडियाबैटिक वॉल्स में क्या होता है? हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, ठीक है। और अगर नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल तो फिर डेल्टा क्यू इज 0। भाई डेल्टा क्यू, देखो क्यू का मतलब क्या होता है? हीट। अब यहाँ पे सिंस देखो डेल्टा क्यू 0 क्यों हो गया है? जस्ट बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल।
किसी भी तरह के हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, चलिए सर, ओके आगे बढ़ जाएंगे। ओके सर, तो एडियाबैटिक वाला पूरा फंडा अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा, एक बहुत ही प्यारी सी चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, बिकॉज टेम्परेचर होता है सर कांस्टेंट। ठीक है, आ गई समझ में बात। उसके बाद एडियाबैटिक में क्या होता है सर, हीट का फ्लो नहीं होता है, तो डेल्टा क्यू 0 हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हीट इज कांस्टेंट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर में चेंज नहीं होता है, डेल्टा पी कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज प्रेशर इज, मतलब डेल्टा पी 0 हो जाता है, चेंज इन प्रेशर 0 हो जाता है। आइसोवॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, क्योंकि वॉल्यूम हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली बात मेरे ख्याल से अब आप लोग को अब तो पल्ले पड़ गई होगी भाई। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है आइसोथर्मल। एडियाबैटिक में देयर इज नो हीट एंटर्स और लीव्स द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। आइसोबारिक में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता है, और आइसोकोरिक में क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होता है। ठीक है, ये वाली पूरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा आप लोग के दिमाग में। अब इसको निपटाते हैं और फिर आपको लेकर के आगे चलते हैं। हो गया ना पूरा फंडा क्लियर? यस सर, पूरा फंडा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीजों को एक साथ पूरा टेबल बना करके लिख दिया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस 4 तरह के हो गए हैं। एक हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा हो गया है एडियाबैटिक प्रोसेस, तीसरा हो गया है आइसोबारिक प्रोसेस, और चौथा क्या हो चुका है सर, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर बाकायदा पूरा कांस्टेंट है। एडियाबैटिक में क्या होता है, नो हीट का फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम बाकायदा कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपके दिमाग में बैठ गई सही से। भाई मैं चाहता हूं कि इन चारों का आप तरीके से पहले स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन चारों का पहले आप एकदम तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं इंडिकेटर डायग्राम या फिर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो इंडिकेटर कर्व, इंडिकेटर डायग्राम जो है ना, ये कुछ नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशन है ना, क्या वेरिएशन है, बस वो दिखाता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम, दिस ग्राफ is used, this graph is used to show the variation, this graph is used to show the variation between the pressure and the volume, this graph is used to show variation between the pressure and the volume, this graph is used to show variation between the pressure and the volume। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहीं पे देख लो ना भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर, जब भी ना आप प्रेशर को बढ़ाओगे किसी भी कंटेनर के ऊपर, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे ना, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाना इसका मतलब क्या होता है, कंप्रेशन करना। तो ये टर्म्स ना आपस में जो लिंकेज टर्म्स के बीच में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इस बात को दिमाग में सही से अगर डाल लोगे ना, तो फिर तुम्हें इस पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लोग भाई साहब यहीं पे काफी लोग हार मान जाते हैं कि भाई कभी प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, कहाँ कंप्रेशन, कहां एक्सपेंशन, कहां वॉल्यूम नेगेटिव, कहां वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव। लोग भाई चले जाते हैं इसी खेल में। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमको मैं पूरा फंडा बता रहा हूं भाई, ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कंप्रेशन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है सर, कंप्रेशन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है सर, कंप्रेशन की बात चल रही है। तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि एक तरह से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, आप उसे कंप्रेस कर रहे हो ना, तो बेसिकली सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस में ये आना चाहिए कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, कंप्रेशन में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अच्छा वॉल्यूम इज बेसिकली डिक्रीजिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं तुमको 2 सेटअप बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं तुमको 2 सेटअप बना करके दिखाता हूं। ये अपने पास में अपन मान लेते हैं कि चलो बीकर ये रहा, और ये रहा इसका पिस्टन। चलेगा ना, दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने इसे कंप्रेस करा। ठीक है, तो कंप्रेस करने से क्या होता है, कंप्रेस करने से बेसिकली प्रेशर तो बढ़ गया, वॉल्यूम लेकिन कम हो गया। तो कंप्रेशन में क्या होता है सर, प्रेशर बढ़ता है, उसमें तो वो लाजमी सी बात है, लेकिन वॉल्यूम सर कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम क्या है, कम हो जाता है। तो आपने इसको इतना तरीके से कंप्रेस कर दिया, यहां तक पहुंच गए,
इतना तरीके से आपने इसे कंप्रेस कर दिया, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। दिस इज द हैंडल ऑफ द पिस्टन, दिस इज द हैंडल ऑफ द पिस्टन, ठीक है। तो अब क्या था सर, यहां पे अपने पास मान लेते हैं कि गैसेस थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे आपने इसे कंप्रेस करा ना, तो कंप्रेस करने से क्या हो गया, कंप्रेस करने से आपको यहाँ पे अंतर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे सर, यहाँ पे फिर भी ये फैला फैला सा था, लेकिन यहाँ पे देख लो भाई क्या हो गया, वॉल्यूम कितना कम हो गया। कम वॉल्यूम में सबके सब वो मॉलिक्यूल जो है ना उनको एग्जिस्ट करना पड़ रहा है। तो कंप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। तो कंप्रेशन के जो की फीचर्स हैं, वो की फीचर्स में से एक आता है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू कम है और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी, ठीक है। तो अब इसमें ना यहां से निकालो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। तो भैया फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू कम है, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा वैल्यू को माइनस करोगे तो अपने पास में डेल्टा वी कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिव। डेल्टा वी कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिव। तो भाई कंप्रेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो कार्यक्रम मैंने बना के रखा है ना, दिस इज इनिशियली मतलब बिफोर कंप्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट अकर्स फाइनली, ठीक है। फाइनली का मतलब क्या होता है सर, आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। फाइनली मतलब क्या, आफ्टर कंप्रेशन। फाइनली मतलब क्या है सर, आफ्टर कंप्रेशन क्या हो रहा है, तो सर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। तो पहली बात तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है सर, नेगेटिव है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, चलो अब जरा समझना। वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया, लेकिन प्रेशर बेसिकली इंक्रीज हो गया था। प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इनफैक्ट प्रेशर को इंक्रीज किया था इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। आया समझ, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम डिक्रीजेस। भाई प्रेशर को अपन ने इंक्रीज करा, इसी वजह से वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। ये अपने पास की फीचर होता है अबाउट कंप्रेशन। हो गई ना पूरी चीज क्लियर? यस सर, कंप्रेशन का पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब देख क्या होता है यहाँ पे, किसकी बात करें अपन, यहाँ पे देख क्या हो रहा है। यहाँ पे ना अगर मैंने ये इस ग्राफ को फॉलो करा तो यहाँ पे समझ में आता है कि अरे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है यार, क्या नहीं, इसको देख के नहीं, इसको देख के नहीं, इसको देख के समझ में आता है। देखो ना, स्टेट 1 और स्टेट 2 से लेकर के अपन किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को लेके जा रहे हैं, ठीक है। हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को उसके स्टेट 1 का मतलब क्या है, उस समय प्रेशर कितना रहा होगा, P1 रहा होगा, उस समय वॉल्यूम कितना रहा होगा, V1 रहा होगा। अब हमने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम पे ऐसा कुछ करा कि उसका प्रेशर चेंज होकर के P2 पहुंच गया। देखो ना ग्राफ जा रहा है नीचे, तो प्रेशर इसका जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यार एक्सपेंशन, देखो एक्सपेंशन हो रहा है। मुझे कैसे पता भाई, एक्सपेंशन का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है, वॉल्यूम का बढ़ जाना। और कंप्रेशन का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है, वॉल्यूम का घट जाना। देख लो भाई, कंप्रेशन का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है, वॉल्यूम का घट जाना। और वॉल्यूम घट रहा है मतलब कोई प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर से बीकर में वो जो गैस थी उसे कंप्रेस कर रहा है। तो कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम का घटना और प्रेशर का बढ़ जाना। तो यहां पे प्रेशर जो है सर वो बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर है? कंप्रेशन की बात चल रही है। एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे टर्म आया एक्सपेंशन, इसका मतलब दिमाग में डाल लो, एक्सपेंशन की बात चल रही है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। वॉल्यूम का बढ़ेगा जब प्रेशर को आपने हल्का हल्का रिलीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। तो यहां पे चेक कर लो ना, यहां पे चेक कर लो, ग्राफ कहां जा रहा है सर, आगे। ग्राफ अगर आगे जा रहा है, भले ही वो नीचे जा रहा है उसमें अलग मसला है, लेकिन आगे तो जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टली तो ग्राफ आगे बढ़ रहा है ना। एरो देखो, एरो, एरो देखो, एरो। तो जब ग्राफ आगे बढ़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। और ग्राफ नीचे आ रहा है इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। तो
होता भी वही है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, लेकिन कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंडिकेटर डायग्राम जो है, इंडिकेटर कर्व जो है, पीवी डायग्राम जो है, वो बस शो करता है वेरिएशन क्या होगा बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब ना ये वाला फंडा पूरा क्लियर था कंप्रेशन के लिए। अब अपन जाते हैं इसमें किसके ऊपर सर, एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। कंप्रेशन तो पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, अब आते हैं अपन इसमें किसके ऊपर सर, एक्सपेंशन के ऊपर। तो एक्सपेंशन नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अच्छा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने वाला है, वॉल्यूम जो है सर वो होने वाला है क्या, इंक्रीज। तो ये अपन बनाते हैं बाकायदा पूरा ये सेटअप, पिस्टन विस्टन लगाते हैं इसमें अब, ठीक है। तो क्या था कि मान लीजिए कोई गैस ना ऐसे थी, पहले कंप्रेस्ड मान लेते हैं, कंप्रेस्ड, ठीक है। देखो किसी भी सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है ना, उसको तुम फील तब कर पाओगे जब इससे पहले सिस्टम के अंदर ना कंप्रेस्ड स्टेट में रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल में एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तो ये कंप्रेस्ड स्टेट में रहा था। अब क्या है कि अब मैंने इसको कर दिया एक्सपैंड, ठीक है। तो पहले कंप्रेस स्टेट में था ना, तो अब एक्सपैंड होगा, तो क्या है कि तुम लोग को भी तरीके से वो चमकेगा दिमाग में, अच्छा सर हाँ एक्सपैंड तो हो रहा है सर, दिख रहा है एक्सपैंड होता हुआ, ठीक है, ऐसा तुमको लगेगा। अब देखो क्या होता है, ये पिस्टन का हैंडल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर ना कंप्रेस्ड स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल चेक कर, ठीक है। अब क्या होता है, अपने पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे, अब क्या हुआ एक्सपेंशन आया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ थोड़ी गए, रहेंगे तो उतने ही ना, लेकिन क्या है कि अब ये ज्यादा स्पेस इनको मिल चुकी है, ठीक है। अब क्या है कि इनको ज्यादा स्पेस मिल चुकी है, तो अब ये पूरा फैल के रहने वाले हैं, ठीक है। आई क्या मेरी बात समझ, यस सर आ गई पूरी बात समझ। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि भाई बहुत डेंस है, यहाँ पे क्या लग रहा है कम डेंसर है, ठीक है। तो यही मसला होता है इसमें। तो ये था अपने पास में इनिशियली मतलब बिफोर एक्सपेंशन, ठीक है। और ये अपने पास में आता है फाइनली, ये अपने पास में आता है फाइनली, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है। ये होता है फाइनली, इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक्सपेंशन की बात करते हो ना, तो एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि सर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कम है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, ठीक है। अब सुनना भाई, वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ कैसे गया, एक्सपैंड कैसे होगा, बिकॉज कम प्रेशर लग रहा होगा ना, ऊपर से कम दबाव दिया जा रहा होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीजेस because of which the volume increases, pressure decreases because of which the volume increases, प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ विच द वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस सर ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले फुर्ती में, हो गया पूरा फंडा क्लियर हो गया, यस सर पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, एक्सपेंशन का भी कंप्रेशन का भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास था इंडिकेटर डायग्राम या फिर पीवी कर्व कहते हैं इसको अपन, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन आइसोथर्मल ऑपरेशन या आइसोथर्मल चेंज के ऊपर। तो अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, भाई देखो आइसोथर्मल है तो नाम तो आपको इस बारे में बता रहा है कि क्या कांस्टेंट है, लेकिन क्या चीजें वेरी कर रही हैं वो डेफिनेशन में कूदने के बाद समझ में आता है, ठीक है। तो नाम तो बता रहा है कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो चेंज इन, अच्छा पर तो क्या चेंज हो रहा है सर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है सर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल चेंज, ठीक है। आइसोथर्मल चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह के प्रोसेस को नाम दिया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरह के ऑपरेशन को नाम दिया जाता है आइसोथर्मल ऑपरेशन, ठीक है। इन सच अ चेंज, इस तरह के चेंज में बेसिकली क्या
होता है, इन सच अ चेंज देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग। इस तरह के चेंज में क्या होता है कि देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ गैस, फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। अब ये बात काफी लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है, ठीक है। अब मैं आप लोग को चीजें पूरी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मेरे एग्जांपल समझते हुए चलना। अगर आपने किसी भी सिस्टम को कंप्रेस करा तो इट्स लाइक आपने उसको उसके ऊपर वर्क करा है, ठीक है। तो उसको अपन लिख देते हैं कि व्हेनेवर अ सिस्टम इज कंप्रेस्ड, व्हेनेवर अ सिस्टम, सिस्टम मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बीकर है उसके अंदर गैस है, तो व्हेनेवर अ सिस्टम इज कंप्रेस्ड इट मींस some amount of work is done, it means some amount of work is done। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूं ना उसी को लिख रहा हूं और मेरी बात समझते हुए चलना। किसी भी सिस्टम को अगर आपने कंप्रेस कर दिया है, इसका मतलब ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है सिस्टम के ऊपर, इट मींस सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अगर सिस्टम पे आप कुछ वर्क करोगे तो सिस्टम के पास एनर्जी बढ़ जाएगी और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क कर दिया तो एक तरह से आपने उसको एनर्जी दे दी है, और अगर उसको एनर्जी मिल जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन सब बढ़ जाएगा, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब यहीं पर मसला आ गया कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्यों गाना गा रहे हो आइसोथर्मल का? अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तब तो आप खुद ही बोल रहे हो कि टेम्परेचर चेंज हो गया, और अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर कैसे रहा आइसोथर्मल? तो अब मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी आपको, ठीक है। सिस्टम को आपने कंप्रेस करा, मैं मानता हूं सिस्टम को आपने कंप्रेस करा, तो सिस्टम पे आपने वर्क करा, तो सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसका जो टेम्परेचर बढ़ गया है ना, अगर वो सराउंडिंग में चले जाए हीट के फॉर्म में तो इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हो कि सिस्टम, अगर देखो प्रोसेस अपने आप नहीं होता है आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस जो होता है ना वो अपने आप नहीं होता है आइसोथर्मल, उसको बनाना पड़ता है आइसोथर्मल, वैसे कंडीशंस उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपने आसपास की जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग वॉल्स लगा दी, ठीक है। जो अपने पास में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम था ना, अगर आपने उसकी जो आसपास की वॉल्स अगर आपने उसको कंडक्टिंग वॉल्स लगा दी तो क्या होगा, हीट का फ्लो बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास गैस था, अगर आपने यहां पे ऐसा करा कि आइसोथर्मल वॉल्स लगा दिए, मतलब कंडक्टिंग वॉल्स लगा दिए, तो हीट का फ्लो आराम से हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, सिस्टम का टेम्परेचर क्यों बढ़ गया? बिकॉज उसे कंप्रेस किया गया। कंप्रेस करने का मतलब है कि मैंने उस पर कुछ वर्क कर दिया, और जब मैंने उस पर कुछ वर्क कर दिया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। अब क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर तो हो चुकी है, लेकिन अब क्या होने वाला है कि इसकी जो एनर्जी है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब जो आसपास की वॉल से अगर वो कंडक्टिंग है तो ये हाई टेम्परेचर था, इससे हीट बाहर निकल जाएगी और बाहर निकल पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही तो है कि आसपास की जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग है, तो वो कंडक्टिंग वॉल्स आपको अलाउ करती हैं कि अंदर की हीट आप बाहर निकाल सको, अंदर की हीट आप बाहर निकाल सको। अब अगर इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की हीट बाहर चली गई तो इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा ना, वापस से अगेन सेम टेम्परेचर पे आ गया। इस हिसाब से कहा जाता है कि सिस्टम इज आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। अब आता है मेन मसला, बट इफ द वॉल्स आर कंडक्टिंग, but if the walls are conducting, then heat flows from the system to the surrounding। आई मेरी बात समझ में? भाई अगर आपने वॉल्स को कंडक्टिंग नेचर का बना करके रखा है तब तो जो इसकी हीट है वो तो बाहर निकल जाएगी। क्या बोला मैंने? अगर आपने वॉल्स को कंडक्टिंग नेचर का बना करके रखा है तो सिस्टम की जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी और सिस्टम का टेम्परेचर जो है ना वो गिर करके कम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग and its temperature is decreased, and its temperature is decreased, and its temperature is decreased, और decrease to initial value। जिस वैल्यू से आपने शुरुआत करी थी उसी वैल्यू पे आ जाओगे। डिक्रीज टू इनिशियल वैल्यू, जिस वैल्यू से आपने शुरुआत करी थी उसी वैल्यू पे आ जाओगे। हेंस आप कहते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाता है। ठीक है, ये तो मैंने कंप्रेशन का बताया।
सेम चीज देखो एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अगर आपने एक्सपैंड किया, ठीक है, अगर सिस्टम एक्सपैंड होता है तो एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली क्या है कि इट्स लाइक वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, ये सिस्टम है भाई, यही तो अपने पास में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यही तो अपने पास में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, बोलो हाँ कि ना। तो इफ इट इज कंप्रेस्ड इट मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आसपास की वॉल्स कंडक्टिंग थी तो जो टेम्परेचर इसका बढ़ा वो इसने हीट बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर कर दी, टेम्परेचर इसका फिर से गिर जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। बट इफ इट इज अंडर एक्सपेंशन तो एक्सपेंशन को अपन ट्रीट करते हैं एज इफ वर्क इज नॉट डन ऑन द सिस्टम, इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। चलो तो एक काम करो, पहले इतना छाप लो और ये समझ में आ गया ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह पाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रह पाता है सर बिकॉज आसपास की वॉल्स कैसी हैं, कंडक्टिंग नेचर की हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके दूसरे वाले फंडे पे। अगर सिस्टम को आपने एक्सपैंड करने को अलाउ कर दिया, ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज एक्सपैंडिंग, लिख लो इसको मेरे साथ साथ, ठीक है। अगर सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है तो मुझे बताओ उसका वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है या वर्क इज डन बाय द सिस्टम है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इफ द सिस्टम इज एक्सपैंडिंग तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम? तो सर इफ द सिस्टम इज एक्सपैंडिंग देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और अब मुझे बताओ, एकदम 2 रुपए का सवाल है ये, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? सर ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। देयरफॉर इट लूजेस, इट मतलब सिस्टम, इट लूजेस एनर्जी। और फिर से एक सवाल तुमसे पूछ रहा हूं सिंपल सा, कि अगर सिस्टम की एनर्जी लूज हो गई, ठीक है, इसको उल्टे में देखो, अगर सिस्टम को एनर्जी मिल जाती है ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वहीं अगर सिस्टम की एनर्जी लूज हो रही है ना तो उसका टेम्परेचर जो है सर वो घट जाएगा। और जब सिस्टम का टेम्परेचर घट जाएगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर घट जाएगा तो बेसिकली क्या होता है, अब सिस्टम इज एट लो टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग आसपास का इज एट हाई टेम्परेचर। तो फिर से आपको कंडक्टिंग वॉल्स चाहिए ताकि इस बार सिस्टम के अंदर से हीट बाहर नहीं जाए, इस बार बाहर से जो हीट है ना वो सिस्टम के अंदर आ जाए। तो जो सिस्टम का हीट का लॉस हुआ है, जो सिस्टम का टेम्परेचर फॉल हो गया है, उसको कॉम्पनसेट करवा दिया जाए, बोलो हाँ कि ना। पहले वाले केस में क्या हुआ था, कंप्रेशन में क्या हुआ था, सिस्टम को आपने कंप्रेस करा, सिस्टम के पास एनर्जी गई, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो अब क्या हो गया कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, तो सिस्टम से हीट चली जाएगी कहां पे, सराउंडिंग में, और फिर से वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब एक्सपैंड हो गया सिस्टम, सिस्टम एक्सपैंड हो गया मतलब क्या, इट्स लाइक वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी लूज हो गई, टेम्परेचर कम हो गया। अब सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब जो बीच की वॉल्स है ना दे हैव टू बी कंडक्टिंग, ठीक है। अगर बीच की वॉल्स कंडक्टिंग है ना तो अब सराउंडिंग से हीट आ जाएगी, यहाँ पे इसको हीट मिल जाएगी और वापस इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर घटा लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है, तो शुरुआत है। टेम्परेचर अभी घटा लेकिन सराउंडिंग देगी इसको हीट, टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका वापस बैक टू नॉर्मल, ठीक है। इस लिहाज से पूरी स्टोरी में कहते हैं कि temperature is constant. So when the system is expanding, then the work done by the system, it means there is a loss, therefore it loses energy and its temperature falls, and its टेम्परेचर फॉल्स, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो है गिर जाएगा। अब सराउंडिंग, अब देखो अगर कंडक्टिंग वॉल्स होती है ना तो कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं तो फिर यहाँ पे सराउंडिंग हीट कॉम्पनसेट कर देती है, ठीक है। बट सिंस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए द वॉल्स हैव टू बी कंडक्टिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वॉल्स हैव टू बी कंडक्टिंग, द वॉल्स हैव टू बी कंडक्टिंग सो दैट, अब यहां पे क्या होता है कि हीट फ्लो करेगा, सो दैट हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग, सो दैट द हीट फ्लोज from the surrounding to the system, so that the heat flows from the surrounding to the system and compensates the loss of energy, and compensates the loss of energy, and compensates the loss of energy and fall of temperature.
एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो इस लिहाज से टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है, इस लिहाज से टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो आपको इस पूरी कहानी में क्या बात समझ में आ रही है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस को बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का फ्लो जो है ना वो बना रहना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का जो फ्लो है वो बाकायदा बना रहना चाहिए। अगर कंप्रेशन के दौरान ऐसा होता, टेम्परेचर इसका बढ़ गया, ठीक है, लेकिन अगर सराउंडिंग के साथ इसका हीट का एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है तो भाई टेम्परेचर इसका बढ़ा का बढ़ा ही रह जाता, फिर मैं नहीं बोल पाता कि आइसोथर्मल है, ठीक है। एक्सपेंशन में अगर ऐसा होता कि टेम्परेचर इसका कम हो गया है, अब अगर सराउंडिंग हीट नहीं दे पा रही है इसको, क्यों नहीं दे पा रही है, बिकॉज बीच में अगर एडियाबेटिक वॉल्स लगी हुई हैं, तो अगर सराउंडिंग ने इसको हीट नहीं दी होती तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा होता, तो वापस से बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाया होता, तो फिर इसको मैं फिर नहीं कह पाता कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आई मेरी बात समझ में? सो एसेंशियल कंडीशन क्या है टू बिकम एन आइसोथर्मल प्रोसेस कि पहली बात तो द वॉल शुड बी कंडक्टिंग, ठीक है, सेपरेशन वॉल्स हैव टू बी कंडक्टिंग सो दैट प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल हो पाए। आई मेरी बात समझ में? प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल हो पाए। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया है सिस्टम का तो ये हीट बाहर फेंक पाए, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर कम हो गया है, सिस्टम का अगर एनर्जी कम हो गई है तो ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले पाए, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल होना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन है माफ कीजिए, जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है और जो कंप्रेशन का प्रोसेस है ये स्लो होना चाहिए, ठीक है। जब ये प्रोसेस स्लो होंगे ना तो इसका मतलब क्या है कि आप सिस्टम को टाइम दे रहे हो कि वो आराम से एक्सचेंज कर सके हीट को, सराउंडिंग को दे सके या सराउंडिंग से ले सके। आई मेरी बात पूरी समझ में? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन करेंगे एसेंशियल कंडीशंस, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट करें फिर कहानी को स्टार्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा आते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, एसेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। भाई लिख लेना इसको अच्छे से। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो पहला क्या होता है? पहला तो ये होता है कि भाई द वॉल शुड बी कंडक्टिंग, ठीक है, द वॉल शुड बी कंडक्टिंग सो दैट प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे? द वॉल्स हैव टू बी परफेक्टली कंडक्टिंग, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि द वॉल्स हैव टू बी परफेक्टली कंडक्टिंग सो दैट हीट का फ्लो आराम से हो जाए, पहली बात तो ये हो गई है। और दूसरा अपने पास में क्या होता है कि एक्सपेंशन वाला जो प्रोसेस है या जो कंप्रेशन का प्रोसेस है ना वो बहुत ही जल्दी में नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही स्लो होना चाहिए ताकि प्रॉपर टाइम मिले सराउंडिंग के साथ में सिस्टम को हीट का एक्सचेंज करवाने का, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो, जिसकी वजह से सिस्टम को प्रॉपर टाइम मिलेगा, सो दैट द सिस्टम गेट्स प्रॉपर टाइम, so that the system gets proper time for the exchange of heat, so that the system gets proper time for the exchange of heat। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बस 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 हो गया हो गया हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर यहाँ तक। तो ये अपने पास में होती हैं बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंडीशंस फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस टू टेक प्लेस। मैंने वही तो कहा था कि कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस अपने आप नहीं होता है आइसोथर्मल या आइसोबारिक या आइसोकोरिक या आइसो या आइडियाबेटिक, ठीक है भाई। आपको क्या चाहिए? आपको सिस्टम को वैसा बनाना पड़ता है, सिस्टम को आप बनाते हो आइसोथर्मल बाय यूजिंग दीज टू फैक्टर्स, ठीक है। अब उसके बाद मैं तुमको लेकर के आता हूं स्पेसिफिक हीट के ऊपर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अपन यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट, सी से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। ये सीपी भी होता है, सीवी भी होता है, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी होता है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है। बेफिक्र है ना, इस पर डेडिकेटेड लेक्चर आएगा, आपको प्लेलिस्ट में आके मिल जाएगा, ठीक है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी तो बात चल रही थी आइसोथर्मल की, तो ये इसका आखिरी पॉइंट है आइसोथर्मल का, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए व्हाट इज गोइंग टू बी द स्पेसिफिक हीट? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू कितना होता है, देखो Q इज इक्वल टू होता है M स्पेसिफिक हीट और T। तो अगर चेंज इन द हीट है मतलब चेंज इन द टेम्परेचर भी रहा होगा, ठीक है। नाउ हियर
सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी इज जीरो। तो डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर जीरो है ना तो सी कितना हो जाएगा सर, इन्फिनिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सर, इन्फिनिटी। फॉर विच टाइप ऑफ प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। यह सर पूरा फंडा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर, निपटाया जाएगा इसको। चलिए, ये तो अपना पूरा हो चुका है। अब इसके अंदर ना एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं अपन आइसोथर्म। ठीक है, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ प्लॉट करता हूं ना, तो उसमें जो वो कर्व बन करके आता है ना, उसको अपन कहते हैं आइसोथर्म। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसे कहीं पे लिख लेना अच्छे से, कि इसको यहां पे लिख लेते हैं अपन कि द कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, द कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस in PV diagram, the curve for isothermal process in PV diagram is called, इसे कहा जाता है, is called isotherm। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आइसोथर्म। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं तेको बता रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब आप आइसोथर्म की बात करते हो ना, तो जैसे आपने प्रेशर और वॉल्यूम वाला ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, मान लीजिए हियर कम्स प्रेशर, मान लीजिए हियर कम्स प्रेशर, हियर कम्स व्हाट, हियर कम्स प्रेशर, और मान लीजिए हियर गोज वॉल्यूम। तो होता क्या है कि जैसे आप ना प्रेशर वॉल्यूम वाला ग्राफ बनाओगे ना, तो होता क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, दैट्स फॉर श्योर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो तो घटेगा ही घटेगा। तो इसका जो ये ना, पहली बात तो हल्का सा फ्लैट होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये इसको थोड़ा सा ऐसे सेम लाइन पे बनाते हैं इसको अपन पहले। यहीं से होगा, यहीं से होगा, पर कंपेरेटिवली फ्लैट होगा। ठीक है, फिर वापस यहीं पे होगा और यहीं पे होगा, कंपेरेटिवली फ्लैट और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक बात यहाँ पे देखी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर मान लो कि T3 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, T2 कम टेम्परेचर है, T1 और भी कम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जो आइसोथर्म्स होते हैं ना, दे स्टार्ट मूविंग अवे। ये वाला था T3 के लिए, ये वाला था T1 के लिए, ये वाला था T2 के लिए। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तो जो आइसोथर्म्स होते हैं ना, दे मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, दे विल बेसिकली मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको आइडियाबैटिक के ऊपर भी लेकर के आना है। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है क्या? यस सर, यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, निपटा दें इसको, बिल्कुल सर, बिल्कुल निपटाते हैं इसको। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ेंगे। दिस इज ऑल डन फॉर यू। भाई ये हर बात, इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने पूरी खोल के रख दी हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलें सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज एडियाबेटिक ऑपरेशन या फिर एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात चल रही है। यहाँ पे आपको नाम से एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, डेल्टा क्यू इज जीरो। ठीक है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर हीट में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। अगर हीट में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर, अगर कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एडियाबेटिक डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है। और यहां पे एक बात का ध्यान रखना कि एडियाबेटिक वॉल्स आर यूज्ड। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि एडियाबेटिक वॉल्स आर यूज्ड। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि एडियाबेटिक वॉल्स आर बेसिकली यूज्ड। ठीक है, पूरा फंडा क्लियर है सब? पूरा फंडा क्लियर है, तो इसको जरा अपन एक बार नोट डाउन कर लें। अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ठीक है, किसी भी गैस का प्रेशर चेंज होना, किसी भी गैस का वॉल्यूम चेंज होना, व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर और एस्केप फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एडियाबेटिक चेंज। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव दिस बीकर।
ठीक है, यू हैव दिस बीकर, और यहाँ पे ना अपने पास में क्या लगा के रखा है अपन ने, एक पिस्टन लगा के रखा हुआ है, ठीक है, और ये पिस्टन एडियाबेटिक नेचर का है, ठीक है, ये पिस्टन जो है ना सर वो एडियाबेटिक नेचर का है, मतलब यहाँ से तो ना ही सराउंडिंग की हीट अंदर आ सकती है, ना ही अंदर की हीट बाहर सराउंडिंग में जा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या करा अपन ने, ये साइड से भी अपन ने क्या कर दिया है, ये साइड से भी अपन ने एडियाबेटिक वॉल्स लगा के रख दिए हैं, ठीक है, ये साइड से भी हमने क्या कर दिया है भाई, एडियाबेटिक वॉल्स लगा करके रख दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे भी अगर आप चेक करोगे ना, तो नीचे भी फिर आपने क्या कर दिया है सर, एडियाबेटिक वॉल्स लगा करके रख दिए हैं, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक वॉल्स ने ना सिस्टम को पूरा एकदम आइसोलेट कर दिया है, अब अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा रही है, ठीक है, और ना ही बाहर से कोई भी चीज़ अंदर की तरफ आ पाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर, आ गई बात समझ में। तो जो सिस्टम ऐसा था ना, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ठीक है, मतलब इसका जो हीट है ना वो बेसिकली हीट का एक्सचेंज, ना ही बाहर से हीट अंदर आ रही है, ना ही अंदर से हीट बाहर की तरफ जा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल। क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, ठीक है। मेरे ख्याल से वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। मतलब आई पूरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी तरह का हीट का फ्लो जो है ना वो नहीं हो पाता, अगर टेम्परेचर गिरेगा तो गिरा ही रहेगा, फॉल उसको कॉम्पनसेट कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, इसमें क्या होता है कि अगर एडियाबेटिक सिस्टम है, ठीक है, नाउ इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, अगर एडियाबेटिक सिस्टम है और आपने अगर गैस को कंप्रेस कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो इफ द गैस इज कंप्रेस्ड देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और सिस्टम पे अगर आपने वर्क करा, मेरी बात समझना अच्छे से, अगर आपने गैस को कंप्रेस करा है मतलब सिस्टम पे आपने वर्क करा है, और सिस्टम पे आपने वर्क करा है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। लेकिन यहां से आती है असली बात सामने, ठीक है, बट सिंस इट इज an adiabatic process, it is an adiabatic process। तो adiabatic process में क्या होता है, it is an adiabatic process। तो अब होता क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ तो गया है, लेकिन अब यहां पे सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जानी तो चाहिए थी, बिकॉज हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जानी तो चाहिए थी, लेकिन जा नहीं पाएगी, बिकॉज बीच में जो वॉल्स हैं वो एडियाबेटिक नेचर की वॉल्स हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहां पे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, इसलिए कहा गया है कि यहां पे कोई भी तरह का हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, टेम्परेचर बढ़ गया है, बढ़ा ही रहेगा, ठीक है, आया समझ। बट इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, देयरफॉर दिस टेम्परेचर remains raised up, this temperature remains increased only, this temperature remains increased only बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट ना, ये टेम्परेचर बढ़ा रहेगा बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। और सेम काम होता है एक्सपेंशन में भाई, अगर सिस्टम एक्सपैंड कर गया, टेम्परेचर उसका गिर गया, लेकिन अब सराउंडिंग बाहर से आकर के इसको टेम्परेचर राइज नहीं करवा पाएगी, क्योंकि अलाउ नहीं है हीट का एक्सचेंज। आया समझ? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो इसको एक काम करो, इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद में एसेंशियल कंडीशन जो होते हैं ना आपको मैं वो लिखवा देता हूं, ठीक है। पूरा फंडा क्लियर हो गया? यस, पूरा फंडा क्लियर हो गया। इसको भी अपन नोट कर लें कि इफ द गैस इज एक्सपैंड, इफ द गैस एक्सपैंड्स, इसका मतलब ये होता है, इफ द गैस एक्सपैंड्स इसका मतलब ये होता है, इट मींस वर्क इज डन, इफ द गैस इज एक्सपैंडिंग इसका मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। इफ द गैस इज एक्सपैंडिंग इसका मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। नाउ इफ वर्क इज डन बाय द गैस इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, इफ द वर्क इज डन बाय द गैस इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो हो जाएगा डिक्रीज। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया तो अब सराउंडिंग से इसको हीट नहीं मिल सकती। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया तो गिरा ही रहेगा टेम्परेचर, सराउंडिंग कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वर्क इज डन बाय द गैस देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड दिस फॉल ऑफ टेम्परेचर and this fall of temperature and this fall of temperature cannot be compensated, and this fall of temperature cannot be compensated, and this fall of temperature cannot be compensated from the surrounding, and this fall of temperature cannot be
कॉम्पनसेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका रीजन क्या है कि भैया हीट का एक्सचेंज जो है ना वो रोक के रखा हुआ है, ठीक है, अलाउड नहीं है हीट का एक्सचेंज, ठीक है, बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ हीट इज because the exchange of heat is because the exchange of heat is not allowed because the exchange of heat is not allowed। आया समझ, ठीक है, ये होती है खासियत एडियाबेटिक प्रोसेस की। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चले, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, यस सर पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब मैं एक बात चाहूंगा आपसे, ये आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और इक्वेशन अपनी रह गई है आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखने वाली, उसको अपन लिख लें क्या? यस सर बिल्कुल कर लेते हैं। भाई जरा पन्ने तुम जरा पलटो अपनी कॉपी के, और पन्ने पलटो और यहां पे लिखना इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पे लिखना इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने क्या चीज समझी थी अभी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है सर? टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। बोलो हाँ कि ना सर? बिल्कुल सटीक बात है। अब जरा गौर करना, क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, हर्ड ऑफ इट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फ्रॉम द स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पे टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पर टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, एनआर कांस्टेंट था, इस बार टी भी कांस्टेंट है। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज बेसिकली कांस्टेंट। आप क्या बोल सकते हैं सर? कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज बेसिकली कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो आप इसमें ऐसा कहेंगे इसको कि भाई प्रेशर चेंज करके P1 हो गया तो वॉल्यूम V1 हो गया, बट इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कुछ ना कुछ आपको मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की यादें आ रही होंगी, आ रही है क्या? वहां पे एरिया इनटू वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। मेरे ख्याल में ये वाला पूरा फंडा आपके दिमाग में जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका था। दिस वाज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यार, ठीक है। अब अपन आते हैं एडियाबेटिक के एसेंशियल कंडीशंस के ऊपर। इसकी जो कंडीशंस होती है ना, वो आइसोथर्मल के ठीक विपरीत जाती हैं, ठीक है। इसकी जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस के विपरीत जाती हैं। तो लिखना शुरू कर देना, एसेंशियल कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एसेंशियल कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। रेडी करें पूरा कार्यक्रम? यस सर रेडी करते हैं पूरा का पूरा कार्यक्रम। एसेंशियल कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको अपन जरा लिखना स्टार्ट करते हैं। सर क्या होती हैं एसेंशियल कंडीशंस? तो सर पहली कंडीशन तो ये होती है, देखो वहां पे क्या था कि परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए थी ताकि हीट का फ्लो हो सके। यहां पे क्या होता है? द वॉल्स हैव टू बी, वॉल्स शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है। यहां पे क्या होता है सर कि जो वॉल्स है ना, दीज वॉल्स शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है। हीट का फ्लो तो यहां पे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वॉल शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग, पहला काम तो ये होता है। दूसरा, आइसोथर्मल में क्या था कि प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन था ना, वो बहुत स्लो होना चाहिए था ताकि आप उसको प्रॉपर टाइम दो, ताकि आप सिस्टम को प्रॉपर टाइम दो कि वो हीट का एक्सचेंज करवा सके, और टेम्परेचर कम हो गया तो बढ़ जाए, बढ़ गया तो कम हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन शुड बी सडन, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन शुड बी सडन, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए, ठीक है। शुड बी सडन, ताकि आप सिस्टम को प्रॉपर टाइम दो ही ना कि वो हीट का एक्सचेंज करवा भी सके, ठीक है। सो दैट द सिस्टम के पास टाइम ना हो, सो दैट द सिस्टम डू नॉट हैव टाइम, सो दैट द सिस्टम डोंट हैव टाइम फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ हीट, फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ हीट। सिस्टम के पास प्रॉपर टाइम ही ना हो फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में इससे भी आगे लेकर के चलना है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। निपटा दें इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल निपटा दिया जाए। अब अपन निकालते हैं स्पेसिफिक हीट।
क्या निकालनी है भाई यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट सी से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, ये तो ब्रैकेट में लिखा था मैंने, ठीक है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। सर क्या होता है अपने पास में स्पेसिफिक हीट? से सी से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, दैट्स फॉर श्योर। स्पेसिफिक हीट को, एडियाबेटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट को अपन करने वाले हैं सी से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, Q इज इक्वल टू क्या होता है सर? Q इज इक्वल टू MST होता है। क्या बोला मैंने? Q इज इक्वल टू क्या होता है सर? MST होता है। अगर मैंने चेंज इन हीट लेके रखा है तो फिर चेंज इन यहाँ पे टाइम आता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट को मैं S से नहीं C से कर दूं रिप्रेजेंट, सर C से कर दीजिए। तो C यहाँ से क्या हो जाएगा? C यहाँ से हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन M टाइम्स डेल्टा T। तो सिंस एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है हियर, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 है तो यहां से अगर देखा जाएगा तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बात ही खत्म, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होती है इन्फिनिटी, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कैसी होती है सर? 0 के बराबर होती है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना वो लिखना सिखाता हूं, ठीक है। आई बात समझ? स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके सर, डन 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 हो चुका है ये वाला पूरा फंडा। अब जल्दी से आ जाओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर, भाई आइसोथर्मल के लिए होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बता चुका हूं मैं। आइसोथर्मल के लिए होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबेटिक प्रोसेस है ना तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। रुको जरा सबर करो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या होता है सर? तो ये जो गामा है ना, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो सीपी अपॉन सीवी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, इसका रेशियो होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे सर प्यार से? स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसको हम प्यार से क्या बोल देंगे सर? स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसको हम प्यार से क्या बोल देंगे सर? स्पेसिफिक हीट रेशियो। बस डन 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 डन, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत ही तगड़ी इक्वेशन है भैया, एक तरफा इक्वेशन है, बोलो हाँ कि ना। आगे पूरी बात समझ में? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब एक काम करना, इसका तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, और ये जो अपने पास डेफिनेशन है, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर और एस्केप फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एन एडियाबेटिक प्रोसेस या चेंज। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलना है। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़े। यस सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है एडियाबेटिक प्रोसेस का भी, ठीक है। अच्छा, स्लोप्स पे आने से पहले ना मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो सेट ऑफ इक्वेशन है ना वो एक बार दिखा देता हूँ, तो उससे कहानी आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगी। सर क्या इक्वेशन अपने पास? देखो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो लेट मी कॉल दिस एस के। क्या बोल दूंगा उसको मैं? पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट है, उसको अपन ने के बोल दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू होता है nRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू क्या होता है सर? nRT होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लिया जाए तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? RT के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से P निकाल लूँ ना तो P अपने पास में क्या हो जाएगा सर? RT ओवर V हो जाएगा, ठीक है। P क्या हो जाएगा सर? RT ओवर V हो जाएगा। तो देयरफॉर जैसे अपन इस कहानी में आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अपने पास में कोई अलग कलर का पेन ले लूँ, चल ठीक है, चलेगा कोई सभी, है ना। तो P की जगह पे RT बाई V लिख दो, P की जगह पे RT बाई V लिख दो, और ये तुमको व्हाइट लग रहा है क्या? ये असलियत में व्हाइट है नहीं, अलग कलर है। तो P क्या हो जाएगा? RT बाई V, और बगल में क्या हो जाएगा सर? V की पावर गामा, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट को तो चल अपन खैर फिर भी K ही बोलने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है ना, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो RT V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहां से ना मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, पता है क्या? टीवी की पावर गामा इज इक्वल टू भाई के अपॉन आर हो जाएगा। तो के अपॉन आर इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ओनली ना, के अपॉन आर इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ओनली ना। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि देयरफॉर टी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देयरफॉर टी इंटू वी की पावर गामा -1 था क्या? अरे हाँ यार, -1 भूल गया, मुझे माफ करना। तो t और v की पावर क्या है सर? गामा -1। तो t इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये कांस्टेंट है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, t1 v1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू t2 उसके बाद v2 की पावर गामा -1। इसको फिर अपन t3 v3 की पावर गामा -1 भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी पेयर के लिए अपन कहानी को आगे खींच सकते हैं, ठीक है।
क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया है? यस सर क्लियर हो चुका है। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये भी बहुत ही उम्दा इक्वेशन थी। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर हो चुका है सर। ठीक है, चले अब यहां से ना एक और, अरे भाई इसको मिटाना था। यहां तो अपन ने क्या करा था कि प्रेशर निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं वॉल्यूम से गेम खेलूंगा तो क्या होगा? अगर मैं वॉल्यूम से गेम खेलूंगा तो क्या होगा सर? वॉल्यूम से गेम खेलने का मतलब बेटा पहले प्रेशर निकाला था, अब एक काम करो प्रेशर को मत निकालो, यहां से वॉल्यूम को पिक आउट करो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? RT ओवर P। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? RT ओवर P। तो देयरफॉर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, देखिए P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, मैंने क्या बोला? P इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है सर? कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक काम करो, मेरी बात सुनो, P को रहने देना V की पावर गामा था, तो V को अपन यहां से उचकाते हैं RT बाई P, इसकी होल पावर गामा, और इसको अपन बोल देते हैं कि सर ये तो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब, सुनते हुए चलिएगा, R की पावर गामा, T की पावर गामा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? P की पावर गामा, तो P की पावर इवेंचुअली 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू, यहाँ से होने वाला है सब कुछ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को अपन K बोल देंगे, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, R क्या होता है सर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, R कांस्टेंट उसको छोड़ दो, तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? आर का आगे भी जिक्र होगा, बेफिक्र हो। ठीक है, यहां से आगे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? इसको नीचे पटक देंगे, तो टी की पावर गामा, और उसके बाद पी की पावर यहां से क्या हो जाएगा? 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन के अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? आर की पावर गामा। तो ये एक दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा भाई, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना फिर इवेंचुअली, कि टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना, तो आप इसको ऐसे भी फिर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। T1 की पावर गामा, P1 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू अपने पास में T2 की पावर गामा और P2 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, और फिर इक्वल टू T3 P3 वाले फंडे भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो डेवलप हुई है, क्या आपके दिमाग में क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। तो याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV की पावर गामा इक्वल टू जो है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर पूरा फंडा। ओके, डन 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 डन। अब आपको लेकर के आते हैं स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व के ऊपर। ठीक है भाई, स्लोप क्या होता है? तो पहली बात तो आप ये समझें कि स्लोप का बेसिक आइडिया क्या होता है। यहां पे आ जाओ बेटा, यहां पे मैं आपको देने वाला हूं बेसिक आइडिया ऑफ स्लोप। यहां पे मैं आपको देने वाला हूं बेसिक आइडिया ऑफ स्लोप। ठीक है, जिनको नहीं पता है स्लोप क्या होता है, उनको पहले ना ग्राफ पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है सर, ग्राफ कैसा है? तो जैसे मान लीजिए ग्राफ अपने पास ऐसा मैंने बना दिया, कोई सा भी है। ठीक है, यहां पे मान लो प्रेशर आ रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है सर? प्रेशर आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है सर? वॉल्यूम आ रहा है। चलेगा, और इसका जब अपन ने ग्राफ प्लॉट किया, कुछ इस तरह का ग्राफ इसका मान लो आ गया। ठीक है, तो स्लोप पता है क्या होता है? स्लोप को पहली बात तो अपन एम से करते हैं रिप्रेजेंट। स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। tan थीटा भी होता है, लेकिन इस वाले लेक्चर के अंदर अपना dy बाई डी एक्स से काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? तो इस ग्राफ के लिए अगर अपन स्लोप निकालेंगे तो इट इज ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स ना। ठीक है, dy बाई डी एक्स ना। तो y पे क्या आ रहा है सर? y पे आ रहा है प्रेशर, और x पे क्या आ रहा है? वॉल्यूम। तो dp बाई dv इज द स्लोप। आई मेरी बात समझ की नहीं आ गई? पक्का, dp बाई dv इज द स्लोप। तो ये आपको बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का श्योर हो? तो ये रहेगा। अच्छा, एक बात को बताऊं और देख, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे ना, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि dp बाई dv इज नेगेटिव। dp बाई dv इज नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ना क्या हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो एक चीज तो कम हो रही है ना, इसलिए इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है इसका।
ये बेसिक आइडिया था इसका, ये समझ में आ गया क्या? ये सब बेसिक आइडिया तो बाकायदा समझ में आ गया। अब आपको निकाल के दिखाते हैं स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। क्या निकालते हैं बेटा यहाँ पे अपने लिए? स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। पहले मैं दोनों के स्लोप निकाल दूंगा, फिर मैं दोनों के लिए ग्राफ बना दूंगा, एक बार कंप्रेशन एक बार एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। तो अगर आप आइसोथर्मल कर्व की बात करेंगे मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करनी पड़ेगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको उसकी इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा, विच इज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर? कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, तो अब करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट, प्रेशर रहेगा एज इट इज, वॉल्यूम का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर वॉल्यूम रहेगा एज इट इज, प्रेशर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है सर वो तो होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? v टाइम्स dp इज इक्वल्स टू माइनस पी टाइम्स dv, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? dp अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का p ओवर v, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? माइनस का p अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में स्लोप होता है फॉर आइसोथर्मल, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना dp बाई dv माइनस में तो आएगा, वो तो मैंने कहा ही था कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो स्लोप तो माइनस में आएगा ही आएगा, बट वो स्लोप क्या है? माइनस का p बाई v है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। तो इसका बेसिक आइडिया का आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे ना। अब मैं यहाँ पे जो भी मेरे कंक्लूजन होंगे ना उसको मैं लिखते हुए चलूंगा। तो dp अपॉन dv किस प्रोसेस के लिए सर? dp अपॉन dv किस प्रोसेस के लिए सर? आइसोथर्मल के लिए। dp अपॉन dv आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपना आंसर क्या दे रहा है सर? सर ये अपना आंसर आ रहा है माइनस का p बाई वी, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या आ रहा है सर? माइनस का p बाई वी आ रहा है। अब अपन निकालते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द स्लोप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ज्यादा आता है स्लोप की कम आता है स्लोप की, क्या मसला होता है वो चेक करते हैं। तो स्लोप फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होने वाला है वो तो अभी अपन निकाल देंगे 2 मिनट में। 2 मिनट लगता है यार, रुको तुम। यहाँ पे ये तुमने पूरा छाप लिया है कि अगर नहीं छापा है इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर इसको मिटा करके फटाफट शुरू करते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक कर्व। ओके सर आ जाए। तो अगर एडियाबेटिक कर्व की बात करेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस चाहिए, एडियाबेटिक अगर प्रोसेस है तो फिर उसकी इक्वेशन चाहिए। तो स्लोप ऑफ, यहाँ तो अपन लिखते हैं एडियाबेटिक कर्व ओनली, यहाँ पे तो अपन लिखते हैं स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व ओनली, ठीक है। चलें शुरुआत देते हैं इस पूरी कहानी को। यस सर बिल्कुल शुरुआत देते हैं। तो स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व, ठीक है, क्या रहेगा सर ये स्लोप? जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे। तो पहली बात तो अपने पास इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन होती है सर पीवी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना सर, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना सर। तो कांस्टेंट मतलब के है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या है सर? के है। अब एक काम करते हैं इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्रेशर रह जाएगा एज इट इज, और उसके बाद फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे वी की पावर गामा। तो गामा आ जाएगा नीचे वी की पावर गामा माइनस 1 और हो जाएगा डीवी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस फिर करेंगे अपन सेकंड फंक्शन एज इट इज, वी की पावर एज इट इज, गामा एज इट इज। उसके बाद प्रेशर का डिफरेंशिएशन तो डीपी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 0 के बराबर। तो वी की पावर गामा टाइम्स dp इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? dv, ठीक है। तो एक काम करो dp को रहने देना, dv को अपन पटकते हैं नीचे की तरफ। तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा, उसके बाद p, उसके बाद v की पावर गामा माइनस 1 और नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा सर? v की पावर गामा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस वाला फंडा पूरा क्लियर। तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आ गया? v की पावर गामा, ठीक है भाई। स्लोप तो यही होता है ना dp बाई dv, स्लोप तो यही होता है ना dp बाई dv। और देखो नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन गामा यहां से जाने वाला है नहीं, ऐसा लग रहा है गामा को देख करके फिलहाल। v की पावर गामा माइनस 1, इसको उचका लो ऊपर तो माइनस का गामा, ठीक है। गामा गामा निपट गया, उसकी हल्दी मेहंदी हो गई, तो बचेगा v की पावर माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर कलर चेंज करते हैं। देयरफॉर जो स्लोप है ना एडियाबेटिक कर्व का, देयरफॉर अब जो ये स्लोप बन रहा है ना एडियाबेटिक कर्व का dp बाई dv, ठीक है, वो इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर? माइनस का गामा तो दिख गया मुझे, ठीक है। उसके बाद p, उसके बाद v की पावर माइनस 1 भी दिख गई मुझे। तो dp अपॉन dv मतलब स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू माइनस गामा और p और नीचे कितना हो जाएगा सर? v हो जाएगा, ठीक है।
भाई ये है अपने पास में स्लोप फॉर द एडियाबेटिक कर्व, ठीक है, ये है अपने पास में स्लोप फॉर द एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स, ये P बाई वी क्या होता है सर, ये P बाई वी होता है स्लोप ऑफ, या गामा टाइम्स का देता हूं ना, गामा टाइम्स, उसके बाद माइनस P बाई वी क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। स्लोप ऑफ क्या है सर, आइसोथर्मल कर्व। आया समझ के नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में स्लोप जो है वो ज्यादा नेगेटिव आता है, ठीक है। आइसोथर्मल में था सिर्फ माइनस पी बाई वी, और एडियाबेटिक में है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, जहां पे गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व जो है ना, दिस इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब देखो क्या है, माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी आ गया, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंक्लूड करके ये बोलते हो कि देयरफॉर स्लोप जो है ना एडियाबेटिक कर्व का वो ज्यादा है, देयरफॉर स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, देयरफॉर स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व इज मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। भाई अब इससे आप क्या चीज कंक्लूड करते हो, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि वॉल्यूम में एक गिवन चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम में एक गिवन चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है, एडियाबेटिक कर्व में, ठीक है। और कम प्रेशर पे काम कहां चल जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप बात करते हो एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो वहां पे आपको सराउंडिंग से कोई हेल्प मिलती नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई किसी भी गिवन छोटे से भी अगर वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस करना है ना, अगर हल्का भी चेंज प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में? तो पहले आप एक काम करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी सारे के सारे स्लोप तो मैंने जो दोनों आए थे वो तो अपन लिख के चल ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब जरा इसमें अपन एक बात लिख देते हैं कि इट मींस, अब तक जो लिखा कि स्लोप एडियाबेटिक में ज्यादा है, इसका मतलब इवेंचुअली क्या है, इसका मतलब ये है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में किसी भी गिवन चेंज इन वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, गामा टाइम्स ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इट मींस दैट टू प्रोड्यूस it means that to produce a given change in volume, it means that to produce a given change in volume, it means that to produce a given change in volume, more pressure is required, more pressure is required, more pressure is required in adiabatic process, in adiabatic process as when compared to an isothermal process, as when compared to an isothermal process, as when compared to एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको वर्क के ऊपर भी लेकर के चलना है, ठीक है। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, यहां तक का फंडा बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए भाई, अब जल्दी से आते हैं इसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर। डाल लो हेडिंग बेटा, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये समझे, अगर कभी कंप्रेशन होता है, अगर कभी कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन का मतलब यह होता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अगर कभी कंप्रेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और कभी अगर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, कभी अगर एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर कभी एक्सपेंशन होता है इसका मतलब क्या है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। कंप्रेशन भी क्लियर है, एक्सपेंशन भी क्लियर है। नाउ वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलो आ जाओ, ये तो अपन पूरा स्लोप निकाल चुके हैं, इसको अपन जरा यहां से निपटाते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा,
वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग तो आप लोग लिख चुके थे इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। वर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू वी, ठीक है। अब सर ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कैसे आया भाई, इसके लिए अपन साइड में वर्क करते हैं। वर्क का फॉर्मूला तुम क्या मानते हो सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मानते हैं हम तो। मैंने बोला बहुत बढ़िया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, प्रेशर इंटू एरिया, मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो यहाँ से वर्क इज इक्वल टू प्रेशर, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अगर मेरा मान लो कि मैंने कम वर्क करा dw, प्रेशर तो उतना ही अप्लाई करा बट कम वर्क हुआ, तो वॉल्यूम में भी चेंज कम आएगा, तो उसको बोल देंगे अपन dv। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा इस पे अपन गौर करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो dw इज इक्वल टू भाई साहब प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो निपटा दूं इसको। यस सर, ये वाला फंडा तो अपना पूरा हो चुका है ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रेशर को अगर निकालना हो ना पहली बात तो प्रेशर होता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, नाउ पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है सर, एनआरटी। तो पी यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर टी ओवर वी, ठीक है। तो देयरफॉर अब जो आप स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं ना, जरा गौर करना है इस बात पे अच्छे से। पी की जगह पे आप लिख दीजिएगा आर टी बाई वी, पी की जगह पे आप लिख दीजिएगा आर टी बाई वी, और बगल में क्या हो जाएगा सर, डीवी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको अपन करते हैं पकड़ के इंटीग्रेट, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी बाई वी हो चुका है, तो अपन इसको करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेशन से बेसिकली क्या होने वाला है, डी डब्ल्यू तो रह जाएगा यहीं पे, उसके बाद आर टी को रहने देना, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/v का इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अपन लगाते हैं इत्मीनान से यहाँ पे लिमिट्स, ठीक है। सुनना मेरी बात, इनिशियल वॉल्यूम v1 था, तब तक मुझे कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, और फाइनली वॉल्यूम v2 हो गया, तब तक मुझे w का अमाउंट का वर्क करना पड़ गया था, ठीक है। इसके हिसाब से अगर चला जाए ना तो क्या समझ में आता है कि dw का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा सर, w लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर टी को रखना बाहर, ठीक है। उसके बाद 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो log v होता है। जरा याद करो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/x। तो अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v। तो यहाँ पे 1/v का इंटीग्रेशन जो है ना सर वो हो जाएगा log v, और log विद बेस e, और उसके बाद यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक की कहानी। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या सर, पूरा क्लियर है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू आर टी को रखो बाहर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो v2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो v1 आ जाएगा, और इसमें बेस क्या हो जाएगा सर, log विद बेस e, यहां पर भी क्या हो जाएगा, log विद बेस e, ठीक है। तो w माइनस जीरो इज w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आर टी। उसके बाद यहां पे अपन अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, ठीक है। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है। तो यहां पे अपन इसको लिख देंगे लॉग m बाई एन, मतलब v2 बाई v1 कर देंगे, और log विद बेस e चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस log विद बेस e को log विद बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस 2.303 का मल्टीप्लीकेशन कर देना, ठीक है। तो 2.303 आर टी, और फिर क्या हो जाएगा log विद बेस e, और फिर क्या हो जाएगा सर v2, और नीचे क्या हो जाएगा सर v1, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। इसी वर्क की आपसे बात की जा रही थी कि व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सर दिस इज द वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ना एक अलग सी चीज मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ठीक है। तो P1 V1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो चुका है सर, P2 V2 हो चुका है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो देयरफॉर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, V2 बाई V1। तो जब मुझे V2 बाई V1 चाहिए तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, P1 बाई P2 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर अब जो हमारे पास में वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, सुनते हुए चलना अच्छे से, 2.303 RT, 2.303 RT लॉग विथ बेस, अरे ई नहीं है, लॉग विथ बेस 10, अरे रे 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 रे, ये जो लॉग था ना सर, ये लॉग विद बेस ई नहीं है, 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। तो लॉग विद बेस 10
V2 बाई वी वन को आप P1 बाई P2 भी कर सकते हैं, ठीक है। V2 बाई V1 को आप P1 बाई P2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये रहेगा अपने पास में इसका अल्टीमेट फॉर्मूला। तो ये दोनों ही फॉर्मूले वर्क के आ चुके हैं, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये मैंने इसको सेपरेशन दे दिया है ताकि आप इसमें उलझ ना जाए, ठीक है। ये वर्क डन का अपने पास में हो चुका है, डेरिवेशन पूरा डन। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। निपटा दिया जाए इसको, बिल्कुल निपटा दिया जाए सर। उड़ाते हैं इसको। अब आपको लेके चलते हैं भाई, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर तुमको कहानी में एडियाबेटिक एक्सपेंशन के ऊपर लेकर के चलना है। हो गया, ठीक है। चलो अब डाल दो इसकी अगली वाली हेडिंग, वर्क डन इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जल्दी करना, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। डाल दो हेडिंग कॉपी के अंदर। चलिए भाई कहानी को शुरू करते हैं। यस सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है सर, वैसे होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन P इनटू dv हमने अभी अभी इजाद किया है, ठीक है। नाउ जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं सर, बहुत जानते हैं हम, तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था तो उसको अपन K बोल देते हैं, ठीक है। तो P यहाँ से क्या हो जाएगा, K अपॉन V की पावर गामा, तो K V की पावर माइनस गामा, ठीक है। तो देयरफॉर अब जैसे अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे ना, तो DW इज इक्वल्स टू P वाले में क्या आ जाएगा, K, उसके बाद V की पावर माइनस गामा, उसके बाद क्या हो जाएगा, DV हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है सर? बकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं अपन इसको पकड़ के इंटीग्रेट, ठीक है। तो K को रखा बाहर और V की पावर माइनस गामा, उसके बाद क्या हो गया सर, DV हो गया है। अब आ गया है मौका लिमिट्स को लगाने का। तो V1 से लेकर के V2 तक का मसला जा रहा है, 0 से लेकर के W तक का मसला जा रहा है। तो DW का इंटीग्रेशन वैसे भी क्या होता है सर, W होता है। उसके बाद K को रखो बाहर और V की पावर माइनस गामा था यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है, V1, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, V2। चलेगा आप लोग को? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा शानदार जानदार तरह से चलेगा, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, K, उसके बाद नीचे यहाँ पे इसको लपेट लो 1 माइनस गामा, ये तो कांस्टेंट ही है, बाहर निकालो उसको, ठीक है। हटाओ उसको, बाहर निकालो। और V की पावर मेरे पास क्या है सर, 1 माइनस गामा है, कोई दिक्कत नहीं है। कायदे की बात तो है कि 1 माइनस गामा इटसेल्फ इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। कैसे पता सर? क्योंकि जरा देखिए भाई, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो 1 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू इज नेगेटिव ओनली। लेकिन अभी लिखने की बात है, लिख दिया, कौन सा परेशान होने वाली बात है। तो V1 से लेकर के V2, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, W K 1 माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, V की पावर, देखो अपर लिमिट था पहले तो ऐसा कर दिया, माइनस लोअर लिमिट था तो अपन ने ऐसा कर दिया, ठीक है। चलेगा क्या आपको? यस सर, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा K टाइम्स V2, 1 माइनस गामा माइनस K टाइम्स V1, 1 माइनस गामा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक और बात जानते हैं आप लोग कि PV की पावर गामा कांस्टेंट थी ना, तो सिंस अगर PV की पावर गामा कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है सर, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है सर, कांस्टेंट के, ठीक है। ये सब कांस्टेंट ही है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट के। तो अब एक काम करते हैं, मैं कौन सी वैल्यू उठाऊं K की? भाई जो K V2 के बाजू में उसके लिए 2 वाली वैल्यू उठा लो, जो K V1 के बाजू में उसके लिए ये वाली वैल्यू उठा लो, ठीक है। चलेगा क्या? यस सर, बिल्कुल चलेगा। तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद K यहाँ पे ये उठाना पड़ेगा P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। तो P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर अपने पास में क्या है, 1 माइनस गामा, निपट गई। तो माइनस K, अब ये वाले K में अपन उठाएंगे ये P1 V1 की पावर गामा वाली वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो फिर W अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, देखो तो P2 को रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और V2 अपने पास बचेगा ऐसा ही, माइनस P1 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बचेगा V1 ऐसा ही। बोलो हाँ कि ना? क्या आपके दिमाग में ये वाली चीज जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुकी है? मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, क्लियर तो है। तो अब देख क्या हो रहा है, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा तो आ ही चुका है, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे,
W मतलब वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, तो आ ही चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है सर, P2V2 बच रहा है ना, तो P2V2 क्या होगा सर, RT2 के बराबर। P2V2 क्या होगा, RT2 के बराबर। PV वैसे भी क्या होता है, RT के बराबर होता है, तो P2V2 RT2 के बराबर और P1V1 RT1 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो वर्क डन होगा ना, उसमें अपन एक काम करते हैं, R को कॉमन निकालते हैं, तो R/1 माइनस गामा, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, T2 माइनस का क्या हो जाएगा सर, T1। बस इतनी सी बात है। तो ये रहेगा अपने पास में वर्क डन इन द केस ऑफ एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे, नहीं लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले लो, अपनी ही क्लास चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है सर। उसके बाद फिर ये अपने पास में कंक्लूसिव वर्क डन जो है वो आ चुका है। क्लियर हो गया पूरा फंडा? यस सर, क्लियर हो चुका है पूरा फंडा। अब ना तुमको मैं दिखाता हूं कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाला ग्राफ, ठीक है। तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इन adiabatic as well as isothermal, compression and expansion, compression भी होने वाला है, expansion भी होने वाला है, compression and expansion in adiabatic and isothermal process, ठीक है भाई, बहुत बड़ी हेडिंग है, आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने कहा था ना कि ग्राफ बनवाऊंगा, तो वो वाला ग्राफ आपको दिखाता हूं, दोनों ही चीजें होंगी, कंप्रेशन भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्या, पहले क्या देखना चाहोगे, कंप्रेशन की एक्सपेंशन? पहले कंप्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। पहले अपन क्या कर लेते हैं सर, पहले अपन कंप्रेशन देख लेते हैं। ये ग्राफ जो आपको अभी ऊपर दिखने वाला है वो दिखने वाला है फॉर कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होता है सर, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है सर, यहाँ पे आने वाला है प्रेशर और यहाँ पे आने वाला है वॉल्यूम, ठीक है। जब कंप्रेशन की बात चल रही है ना, तो कंप्रेशन मतलब क्या है कि वॉल्यूम पहले रहा होगा ज़्यादा और बाद में वॉल्यूम जो है ना वो हो गया होगा कम। देखो, वॉल्यूम रहा होगा ज़्यादा तो प्रेशर रहा होगा कम। कंप्रेशन की बात चल रही है, मतलब वॉल्यूम कम करना है, तो वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या ऐसा बढ़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। तो आज से वो पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से ये पॉइंट यहाँ पे कभी था ही नहीं, अपने हाथ में ना पूरा कार्यक्रम, तो ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एरोस बड़े मैटर करेंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन, तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग, तो ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस, ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। बोलो हाँ कि ना? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना भाई, ये तेरे पास था इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, और ये आ रहा था अपने पास में पूरा मसला आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है, ये आ रहा था अपने पास में पूरा मसला आफ्टर कंप्रेशन। तो अब ज़रा अपन यहाँ से इसमें क्या है, इसकी ज़रा ग्राइंडिंग शुरू करें, आए गजब एक तरफा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, अगर तुम देखो इसको अच्छे से, ये तो मैंने बस स्केलिंग कर दी, ठीक है। देखो क्या हुआ था ना कि इनिशियली वॉल्यूम यहाँ पे था, ठीक है, उसके बाद वो कंप्रेस होकर के वॉल्यूम यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है, पक्की बात है पूरी। और उसी तरह से अगर आप प्रेशर पे गौर करेंगे ना, तो पहले प्रेशर की वैल्यू ये थी, उसके बाद प्रेशर देखो भाई इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है ऊपर वाले केस में और इतना सा चेंज आ रहा है नीचे वाले केस में, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा एक बार कट डाउन कर दूँ यहाँ से, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जो नीचे वाला कर्व है नीचे वाले कर्व को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई देखो वॉल्यूम में चेंज दोनों ही कर्व में सेम हो रहा है, ठीक है। अगर आप नीचे वाला कर्व चेक करें या ऊपर वाला कर्व चेक करें, दोनों ही कर्व्स में वॉल्यूम में चेंज सेम हो रहा है, लेकिन इतना ही चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस करवाने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है ऊपर वाले कर्व में और इतना सा प्रेशर का चेंज करना पड़ा नीचे वाले कर्व में। तो जिसमें कम प्रेशर का चेंज करना पड़ रहा है दैट इज आइसोथर्मल, जिसमें कम प्रेशर का चेंज करना पड़ रहा है वो आइसोथर्मल है, और जिसमें ज्यादा प्रेशर का चेंज करना पड़ रहा है वो एडियाबेटिक है। आ गई मेरी बात समझ में? जिसमें कम प्रेशर का चेंज है वो आइसोथर्मल है, जिसमें ज्यादा प्रेशर का चेंज करना पड़ रहा है वो एडियाबेटिक है। तो ये था अपने पास में कंप्रेशन। अब आपको दिखाता हूं मैं यहां पे एक्सपेंशन, ठीक है। कंप्रेशन इज ऑल डन फॉर यू। अब यहां पे चेक कर लो क्या सर, एक्सपेंशन चेक कर लो, ठीक है। कंप्रेशन इज ऑल डन फॉर यू। अब यहां पे चेक कर लो एक्सपेंशन, तो यहां पे ऑब्वियसली सर वॉल्यूम ही आएगा और यहां पे सर अपने पास में प्रेशर ही आएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर? अब हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? एक्सपेंशन की, ठीक है।
एक्सपेंशन की जैसे बात की जाएगी ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। तो वॉल्यूम का बढ़ना इसका मतलब क्या है, ग्राफ का आगे जाना। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम भी तो होगा, तो ग्राफ आगे जाएगा लेकिन नीचे भी आएगा। ठीक है, सेम चेंज इन वॉल्यूम लेकिन ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान देना क्या हुआ है ग्राफ के साथ। तो ग्राफ बेसिकली कहा जाए, एक्सपेंशन तो हो रहा है ना, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या है सर, वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ गया है। तो इनिशियली जो वॉल्यूम था ना अपने पास में वो ये था, इनिशियली अपने पास में जो वॉल्यूम था ना सर, ये इनिशियली जो अपने पास में वॉल्यूम था ना सर वो ये था, इसको बोल देंगे अपन वॉल्यूम इनिशियल। और उसके बाद क्या है कि वॉल्यूम बढ़ के वहां तक पहुंच गए, तो इसको बोल देंगे अपन क्या, एक लाइन यहां से डाल दो ऐसे करके, चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम हो जाएगा ये फाइनल वाला। ठीक है, एक्सपैंड हो गया ना बॉडी, एक्सपैंड हो गया ना गैस। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भाई उतना ही चेंज इन वॉल्यूम है, दोनों कर्वेचर उसमें क्या नजर आ रहा है, दोनों कर्वेचर में वही बात समझ में आ रही है भाई कि वॉल्यूम में चेंज तो उतना ही है, V1 से V इनिशियल से V फाइनल। लेकिन भाई तुम देखो ये ऊपर वाला कर्व चेक करो, कितना प्रेशर का रिक्वायरमेंट है। देखो ऊपर वाले कर्व के लिए प्रेशर यहां से लेकर के यहां तक आया, मतलब इतना चेंज आया प्रेशर में। लेकिन नीचे वाले कर्व के लिए देखो प्रेशर यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा प्रेशर में चेंजेस नजर आ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना, काफी ज्यादा प्रेशर में चेंजेस नजर आएंगे तुम्हें। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर हो चुका है, ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे अब जरा गौर करते हुए चलना। तो प्रेशर देखो क्या होता है, इनिशियली तो प्रेशर फिर ये रहेगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, छोड़ो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना भाई, जिसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है वो एडियाबेटिक है, जिसमें कम प्रेशर लग रहा है वो आइसोथर्मल है। तो ऊपर वाले कर्व में सिर्फ इतना ही प्रेशर का चेंज है, तो ऊपर वाला कर्व इस दफा कैसा हो जाएगा सर, आइसोथर्मल। ऊपर वाला कर्व इस दफा कैसा हो जाएगा सर, आइसोथर्मल। और जो नीचे वाला कर्व है ना उसमें क्या हो रहा है कि भाई देखो ज्यादा प्रेशर का चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास में कैसा हो जाएगा सर, एडियाबेटिक। ये अपने पास में कैसा हो जाएगा सर, एडियाबेटिक। ठीक है, तो ये थी अपने पास में मेन हेडिंग जो कि हो चुकी है कंप्लीट। जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जल्दी मुझे कंफर्मेशन दो, 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, एक तरफा हो चुका है सर। अब ना एक बात तुम समझते हुए चलो, कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि अगर A इंटू बी करके C मिलता है, अगर कभी A इंटू बी करके C मिलता है ना, प्लस का मतलब क्या होता है, देयरफॉर एरिया अगर मैं निकाल लूंगा ना ए बी कर्व का, देयरफॉर एरिया अंडर ए बी कर्व, अगर A इंटू बी करके C मिल रहा है ना, देयरफॉर एरिया अंडर ए बी कर्व इज इक्वल टू C। देयरफॉर एरिया अंडर ए बी कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इस लॉजिक पे जरा फोकस करना। अगर वर्क मिलता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी आपको कोई ग्राफ नजर आ जाए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, अगर आपको कभी कोई ग्राफ नजर आ जाए तो अगर आप उस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे आपको वर्क मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम करके, अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम करके मुझे कभी वर्क मिल जाता है, तो अगर मैंने कभी पीवी डायग्राम का, अगर मैंने कभी पीवी कर्व का एरिया निकाल दिया ना, तो वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा वर्क के बराबर। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वर्क हो जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो वर्क इक्वल टू क्या है सर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ये रहा तुम्हारे पास में, उसका एरिया बस निकाल देना, वर्क के बराबर आता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलो हाँ कि ना। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, निपटा दें इसको, बिल्कुल सर निपटा दिया जाए इसको। अब आते हैं किस पे,
आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। क्यों है ऐसा भाई? आइसोकोरिक है ना, तो आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक में क्या होता है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो प्रेशर चेंज होता रहेगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहां पे देख लो, यहां पे ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे क्या प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है, चेक फ्रॉम द वाई एक्सिस, लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, चेक फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। और यहां पे क्या होता है, इसके अंदर कोई एरिया इन्वॉल्व ही नहीं है भाई। मैंने अभी क्या सिखाया तुमको कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है ना, वो होता है वर्क डन के बराबर। भाई यहां पे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर तुम एक सिंगल लाइन से क्या एरिया इंक्लोज कर लोगे? कोई भी एरिया इंक्लोज नहीं हो रहा है। अगर कोई भी एरिया इंक्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? जीरो। एक तो ये ग्राफिकली लिखा गया, अगर आप इसको लिखना चाहे ना अपने नॉर्मल भाषा में, तो आप ये समझें dw इज इक्वल टू क्या होता है सर? p इंटू dv, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, तो आइसोकोरिक का मतलब होता है आइसोवॉल्यूमिक, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब होता है आइसोवॉल्यूमिक, जिसका मतलब होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। तो जब आप वर्क निकालते हैं ना, तो वर्क इज इक्वल टू p टाइम्स dv आता है, और dv की वैल्यू अगर जीरो आ गई है तो अपने पास में वर्क कितना हो जाएगा सर? जीरो। इसलिए अपन बोलते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क होता है ना, वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए ही लिखा हुआ है। आया समझ? यस सर, पूरा फंडा समझ में आ गया। तो जब आइसोकोरिक होता है प्रोसेस, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, अब जरा यहां पे ध्यान देना। For an isobaric process, pressure volume plot is a horizontal straight line parallel to the volume axis। बिल्कुल सही बात है सर। यहां देखें, जब आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट, चेक फ्रॉम द वाई एक्सिस, लेकिन वॉल्यूम इज लगातार चेंजिंग, वॉल्यूम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भाई ग्राफ के लिए वॉल्यूम लगातार अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है, ठीक है। क्लियर है पूरा फंडा? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइसोकोरिक आइसोबारिक दोनों चीजें अपन ने यहाँ पे कर दी है डन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। तो यहाँ पे अपने पास जो वर्क डन होगा ना, वर्क कैसे निकलता है? पीवी। तो वो अब यहाँ पे क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो V2 माइनस V1 कर देंगे। बाकी अपन जानते हैं कि पीवी को अपन लिखते हैं nRT, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मैंने इसको म्यू से कर दिया है रिप्रेजेंट, और वर्क जो होता है वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया तो होता ही है, ठीक है। तो एज टेम्परेचर चेंजेस सो डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पर तो आपको फर्स्ट लॉ के अंदर जिक्र करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो आपने हीट को ऑब्जॉर्व करा है वो कब एनर्जी में कन्वर्ट, जो आपने हीट को ऑब्जॉर्व करा है वो कब वर्क डन में कन्वर्ट होती है, वो कब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ के अंदर। लेकिन यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे जो प्रोसेस थे वो तरीके से क्लियर हो गए होंगे, स्लोप क्लियर हो गया होगा, वर्क क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ खत्म होता है ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही शानदार तरह से समझ में आया होगा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें इस लेक्चर के अंदर अपन ने कर ली है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचाएंगे यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा सारे कॉमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं ताकि हमें पता चले कि आप तक हमारी वीडियोस कैसे हेल्पफुल पहुंच रही हैं, कैसे हेल्प कर रही हैं आपको, और फिर आपके फीडबैक्स पे काम करके ही वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।